अगेन कि आप एक क्लिनिक से अटैच्ड हो, वहाँ से आप सैलरी ले रहे हो, उनके अलावा आप होम विजिट्स भी कर रहे हो। तो ये रियलिटी है। डॉक्टर्स मतलब इवन एमबीबीएस डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं कमाते। फिजियोथेरेपी में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी इंडिया में। बहुत सारे लोग ये भी अवेयर है कि उनको कब एमबीबीएस नहीं चाहिए। सैलरी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पे। फिजियोथेरेपी किसी ने इंडिया से किया है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, जॉब कर सकता है या फिर कभी किसी को इंजरी हो तो कोई एक बंदा आता था, मैं बहुत फैसिनेटेड था वो चीज़ से कि ये लोग कौन है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन और आज हमारे साथ है डॉक्टर रुद्रेश, जिन्होंने मतलब अपना फिजियोथेरेपी इंडिया से किया था। एंड मतलब ये मैं हर पॉडकास्ट जो है मतलब एमबीबीएस रिगार्डिंग ही बनाता हूँ, एमबीबीएस अब्रॉड, एफएमजी सक्सेस स्टोरी। आज मैंने सोचा कि मतलब फिजियोथेरेपी जो है टॉपिक मतलब जो कोर्स है, पैरामेडिकल कोर्स है, मतलब वो काफ़ी कम वीडियोस है इसके ऊपर और काफ़ी कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो इसलिए मैंने डॉक्टर रुद्रेश को इन्वाइट किया है। आप जो नीट के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो 12th स्टैंडर्ड में है अभी, या जिनको फिजियोथेरेपी लेना है या फिर एमबीबीएस एक ऑप्शन रख रहे हैं, बट सब लोग को एमबीबीएस नहीं मिल पाता जैसे आपको पता है। सो आज उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आप मतलब आपका सब कुछ इसमें कवर करेंगे, फिजियोथेरेपी, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी से लेके मास्टर्स से लेके सब कुछ, मतलब जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। सो डॉक्टर रुद्रेश। हाय, दिस इज डॉक्टर रुद्रेश और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने अपना बैचलर श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी मैंगलोर से किया एंड आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम यूके। एंड आज हम वही बातचीत करने आए हैं, थोड़ा फिजियोथेरेपी के बारे में जानने, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि फिजियोथेरेपी भी एक करियर ऑप्शन बन सकता है लोगों के लिए, और काफ़ी पोटेंशियल है इसमें इंडिया में ग्रोथ का आगे जाके, और अब्रॉड में भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो उसी रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर रुद्रेश, मतलब आपने फिजियोथेरेपी क्यों चूज़ किया? मतलब आपके पास ऑप्शंस थे कि एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते थे आप तभी, या फिर एमबीबीएस इंडिया में कर सकते थे, बीडीएस ऑप्शन था आपके पास, फिजियोथेरेपी क्यों? मतलब तो फिजियोथेरेपी मैंने डिसाइड किया था आई थिंक सो मेरे 10th स्टैंडर्ड से ही, और इट केम आउट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन जो डेवलप में, एक्चुअली आई यूज्ड टू प्ले, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता था, मैं कबड्डी, हम स्कूल वगैरह में तो हम कबड्डी वगैरह खेलते थे, सब साथ में खेलते थे। तो मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब भी मैं स्पोर्ट्स कोई देखता था, स्पोर्ट्स के चैनल पे फुटबॉल देखो या फिर क्रिकेट देखो या कबड्डी देखो, तभी किसी को इंजरी हो तो कोई एक बंदा आता था एट दैट मोमेंट जो उनको आके हेल्प करता था रिकवरी में, वो प्लेयर को सेट कर रहा था। तो मैं बहुत फैसिनेटेड था वो चीज़ से कि ये लोग कौन है, 9th और 8th स्टैंडर्ड, ये लोग कौन है जो स्पोर्ट्स में इतना, इनका पोटेंशियल, मतलब उनका इम्पैक्ट इतना है कि वो प्लेयर को खेलने में हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था आई थिंक तो 10th स्टैंडर्ड से कि मुझे फिजियोथेरेपी ही करना है। फिर अगेन वही सारे प्रोसेस में मैं घुस गया था, नीट का पढ़ाई चल रहा था, सब चल रहा था, मेरे साथ वाले सारे एमबीबीएस सबको बीडीएस बना था, बट मेरा 10th स्टैंडर्ड से डिसाइडेड था दैट आई वांट टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट। का मतलब ये था, ये मेरा डिसाइडेड था, ऐसा नहीं था कि आई डिडंट गेट दिस तो इसलिए मैंने फिजियोथेरेपी किया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एमबीबीएस नहीं मिला, इसलिए सेकंड ऑप्शन फिजियोथेरेपी रखते हैं। मेरा भी ऐसा ही था, क्योंकि मुझे करना था एमबीबीएस ही करना था, और अभी करंटली एमबीबीएस ही कर चुका हूँ मैं, बट मेरे पास सेकंड ऑप्शन था फिजियोथेरेपी। मेरा ऐसा गोल नहीं था कि मुझे फिजियोथेरेपी करना है, एमबीबीएस करना है, बट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था एमबीबीएस। बट एमबीबीएस का अब इंडिया में तो क्या है कि नीट में आपको टॉप पे रहना है तो ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिजियोथेरेपी का क्या था कि आपको तभी 2017-2018 में विदाउट नीट एडमिशन मिल जाता था। तो ये था विदाउट नीट एडमिशन, विद नीट एडमिशन भी था, और कुछ कॉलेजेस अपने एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट कर रहे थे। तो नीट भी था और प्राइवेट एग्जामिनेशन थे, बट एट द मोमेंट वो नीट थ्रू ही हो रहा था। तो मैंने एमबीबीएस अब्रॉड इसलिए चूज़ किया था तभी, क्योंकि तभी मैंने फीस कंपेयर किया था प्राइवेट कॉलेजेस का, 4-5 लाख था फिजियोथेरेपी का 2017 में, और एमबीबीएस अब्रॉड का फीस भी उतना ही था, 4.5 लाख। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाऊँ, मुझे एक डिफरेंट कल्चर भी एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, जैसे कि रशिया गया था मैं, और मेरा वो मतलब बेस्ट डिसीजन था, और आपका भी बेस्ट डिसीजन था आपके हिसाब से, ठीक है। सो इसलिए मैंने मतलब एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया था। सो मुझे ये बताइए कि फिजियोथेरेपी तो तभी तो मतलब विदाउट नीट एडमिशन मिल जाता था 2017 में, अभी नीट से ही एडमिशन मिल रहा है बच्चों को? करेक्ट, अभी तो मोस्टली सारे कॉलेजेस में नीट से ही हो रहा है। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, डीम कॉलेजेस चाहिए, कुछ कॉलेजेस अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी इतने प्रोमिनेंट नहीं है, वो भी अभी नीट के तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर एडमिशन चाहिए तो यू हैव टू गो थ्रू नीट एग्जामिनेशन। मतलब नीट यूजी में आपको पासिंग मार्क्स कम से कम लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, और 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में कुछ 50% होना चाहिए। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, नीट में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, आई थिंक इवन 50% इन बोर्ड्स, पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक और बात की, फिजियोथेरेपी का कोर्स कितना लंबा है, मतलब एमबीबीएस को हमारा तो इंडिया में 5.5 साल का होता है विद इंटर्नशिप, और अब्रॉड में 6 साल का होता है विद इंटर्नशिप। तो आपका कैसा है मतलब?
हाँ, सो इंडिया में फिजियोथेरेपी का कोर्स इज 4 years प्लस 6 months ऑफ इंटर्नशिप, लेकिन अभी वो चेंज करना चाह रहे हैं 4 years प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप। ये हो गया है क्या? ये चल रहा है, इन प्रोसेस है, कुछ कॉलेजेस में हुआ है, कुछ कॉलेजेस में नहीं हुआ है, तो मे बी ये नीट एग्जामिनेशन के बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाए। 4 years कोर्स प्लस 1 year ऑफ इंटर्नशिप टू गिव देम दैट लेवरेज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो 5 साल का है मतलब? 5 साल का आप पकड़ लो। और अब्रॉड यूके में इज जस्ट 3 years ऑफ कोर्स विदाउट एनी वर्क। दे हैव उनको प्लेसमेंट्स है, लेकिन हमारे जैसे 1 साल का वगैरह नहीं है, 6 months के उनके प्लेसमेंट्स है। सेकेंड मुझे बताइए कि ये जो है इंटर्नशिप में पेड होता है इंटर्नशिप या फिर कैसा होता है, मतलब सैलरी भी स्टाइपेंड मिलता है बच्चों को? सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में इट्स अनपेड और प्राइवेट कॉलेजेस में इट्स अनपेड, बट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक KEM यूटेक या फिर कोई भी आप कॉलेज ले लो जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे पेड है, वहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिलता है। यस यस, इट्स पेड। इवन MBBS में भी मतलब अगर इंडिया से करो या फिर मिलता है, अब्रॉड में अगर स्टाइपेंड नहीं मिलता, कोई कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ही है उधर ही मिलता है। तो फिर आपने मतलब ये कहाँ से किया अपना PPT का कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, कहाँ से किया? मैंने एक्चुअली जब एडमिशन वगैरह सब ढूंढ रहा था, मैंने 2-3 सिटीज़ में ट्राई किया था, जैसे मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड मैंगलोर। इन चारों सिटीज़ में से मेरा जो बैचलर है वो मैंगलोर में से हुआ है। तो वन ऑफ द रीजन टू चूज़ मैंगलोर इज़ नोन एज अ मेडिकल हब। वो मेडिकल हब है, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट, डीम, एवरीथिंग। तो मैंने अपना बैचलर्स मैंगलोर से किया है, श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एंड थ्रू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। सो इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और मुझे बताओ कि पढ़ाई का प्रेशर कैसा होता है, मतलब लेवल ऑफ पढ़ाई, मतलब MBBS में कैसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट होते हैं। फिजियोथेरेपी में कैसा होता है, मतलब कितने सब्जेक्ट? फिजियोथेरेपी में भी अप्रॉक्सीमेटली उतने ही सब्जेक्ट्स है, 16 to 18 सब्जेक्ट। फर्स्ट ईयर इज सेम फॉर एवरीवन, एवरीबॉडी। MBBS और इसका सेम ही होता है, एनाटॉमी सब, कैडावर्स, वो तो सब, तो लेवल ऑफ प्रेशर सबका सेम रहता है फर्स्ट ईयर में। ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि अभी देखो, वी कांट कंपेयर एज सच कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा नहीं। दोनों में पढ़ाई का प्रेशर है। इवन फॉर फिजियोथेरेपी हमको इतना प्रेशर रहता था एग्जामिनेशंस का, क्योंकि साल में एक बार एग्जामिनेशंस होता था गवर्नमेंट का, और पासिंग मार्क्स तब बहुत लाना डिफिकल्ट था। बहुत सारे लोग हमारे सीनियर्स को बैक लग चुके थे, तो वो सब देख के हम पे तो बहुत प्रेशर था। तो हमको थ्रू आउट द ईयर ही पढ़ाई करनी पड़ती थी। हमारे कॉलेजेस सेम लेते थे बीच बीच में, बट वो इतना मैटर नहीं करते थे। इट ऑब्वियसली मैटर्स फॉर योर प्रिपरेशन, बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें फेल हो गए तो आप फेल ही हो गए। तो ईयरली एक एग्जाम होता था राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का, और उसे पास करना और क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा था, मतलब फिजियोथेरेपी प्रैक्टिकल बेसिस पे एग्जाम्स होते थे या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपोजर मिलता था आपको आपके मतलब मैंगलोर के कॉलेज में? मेरे कॉलेज में मुझे मिला था बहुत ज़्यादा के लिए। सेकेंड ईयर से हम मैं बहुत ज़्यादा फिजियोथेरेपी के टूवर्ड्स जाते, जैसे कि एक्सरसाइज थेरेपी के प्रैक्टिकल, रियल वर्ल्ड पेशेंट से कनेक्शन मिलता था मतलब वहाँ पे। सेकेंड ईयर से हमको ऑब्जर्वरशिप चालू हुआ था। हम अपने सीनियर्स को, इंटर्न्स को ऑब्जर्व करते थे। मास्टर्स, एक्चुअली हम लोग, हमारे कॉलेज में मास्टर्स डिग्री भी है, तो वो लोग भी वहाँ पे प्रैक्टिस करते, हम उनको भी ऑब्जर्व करते थे। थर्ड ईयर से हमारे पोस्टिंग्स चालू हुए थे, और फोर्थ ईयर से थोड़ा हैंडलिंग, पेशेंट हैंडलिंग, और इंटर्नशिप में तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली आपको हैंडल करना मिल गया था, हैंड्स ऑन बहुत। ये बात तो हो गई आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज की। मतलब ऑप्शंस आफ्टर PPT क्या होता है, मतलब अगर फिजियोथेरेपी किसी ने इंडिया से किया है, उसके बाद वो क्या कर सकता है? जॉब कर सकता है, या फिर और क्या क्या ऑप्शन है? खुद के क्लिनिक खोल सकता है, या फिर दूसरे के क्लिनिक में काम कर सकता है, या फिर हॉस्पिटल में काम कर सकता है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब समझ जाएगा लोग। यस, सो बेसिकली ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। तो पहले तो आपको चूज़ करना है, आपको आगे एजुकेशन कंटिन्यू करना है या आपको प्रोफेशनल लाइन में जाना है। तो अगर मैं प्रोफेशनलिज्म की बात करूँ पहले, तो आफ्टर PPT, आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप, आप किसी भी क्लिनिक में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऑब्वियसली क्लिनिक में काम करने से पहले आपको लाइसेंस यहाँ पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज़ डन थ्रू IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपको इंटर्नशिप के बाद मिलता है क्या? नहीं, आपको अप्लाई करना पड़ता है ऑब्वियसली। मतलब आपका सारा कोर्स खत्म होने के बाद, 5.5 साल या 4 साल के बाद, 5 साल खत्म होने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, उनके लाइसेंस के लिए। अगर आप मुंबई में या महाराष्ट्र में हो तो उनका खुद का OTPT काउंसिल है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए वैलिड है, लेकिन IAP ऑल ओवर द इंडिया वैलिड है। सो इट्स बेटर टू डू वट एवर सूट्स यू, बट आई हैव डन, मेरा जो है मैंने वो IAP का लाइसेंस लिया था। उसके बाद आप प्राइवेट क्लिनिक्स, स्पोर्ट्स टीम, किसी फ्रेंचाइजी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगे। फिजियोथेरेपी डिग्री के बाद, ये फिजियोथेरेपी डिग्री के बाद आप कर सकते हैं एज अ बैचलर। आप वर्क, आपको एक्सपोजर और बढ़ाने के लिए प्राइवेट क्लिनिक, स्पोर्ट्स टीम, हॉस्पिटल्स, या फिर कोई फ्रेंचाइजी क्लिनिक में आप अपने आप को जोड़ सकते हो। सही है। ये तो हो गया आपका ये फिजियोथेरेपी का, मतलब आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि आप काम कर सकते हो राइट आफ्टर योर डिग्री। तो MBBS में भी ऐसे ही होता है कि आप मतलब MBBS करने के बाद एज MBBS डॉक्टर वर्क कर सकते हो इंडिया में, आपके मतलब
क्लिनिक में खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो सैलरी का क्या बता सकते हो, मतलब सैलरी कितना है? मतलब एक कोई बंदा है फिजियोथेरेपी का डिग्री कर देता है, 5 साल हो गए, तो सैलरी फर्स्ट ईयर का सैलरी कितना होगा, फर्स्ट मंथ का सैलरी कितना होगा? सैलरी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो वो एक्सपोजर अगेन डिपेंड्स। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेशर हो, प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आप QI स्पाइन जैसे क्लिनिक में ले रहे हो, विच इज़ अ बिग ब्रांच क्लिनिक इन इंडिया, जिनके बहुत सारे सिटीज़ में क्लिनिक, अगर वहाँ पे एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 22,000 आप एक्सपेक्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट BPT वाला मतलब BPT की मैं बात कर रहा हूँ, 20 to 22,000 बेसिक पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में जा रहे हो जो बस एक सिंगुलर क्लिनिक है, तो आपको वहाँ पे 10 to 12,000 या मैक्स 15,000 तक मिलने की आप अपेक्षा कर सकते हो वहाँ पे। तो मैंने ऐसा सुना है कि मतलब ये जो प्राइवेट क्लिनिक्स है, तो लोग ऐसा भी करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी करते हैं एंड प्लस स्पोर्ट्स टीम्स भी ज्वाइन करते हैं, तो वो मेजर एक बूस्ट होता है ऑफकोर्स वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया अगेन, कि आप एक क्लिनिक से अटैच्ड हो, वहाँ से आप सैलरी ले रहे हो, उनके अलावा आप होम विजिट्स भी कर रहे हो, तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, या फिर आप किसी टीम के साथ भी जुड़ रहे हो, अगेन इट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप ये सारी सैलरी ज्वाइन करें, तो फॉर एग्जांपल अप्रॉक्सीमेटली मैं लूँ क्लिनिक की 15,000 और आपके होम विजिट्स तो सारी पकड़ के अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप ये अगेन करते हो तो अगर आप करते हो होम विजिट्स प्लस क्लिनिक प्लस स्पोर्ट्स टीम, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली सैलरी जाना चाहिए 35 to 40,000 ये मैक्स टू मैक्स फिजियोथेरेपी करने के बाद 5 साल का कोर्स है, 35 to 40,000 आपकी सैलरी जानी चाहिए। ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहे हो, दैट्स माय गेस अगेन। और अगर MBBS की बात करें, तो अगर आप MBBS डॉक्टर बनते हो, राइट आफ्टर MBBS अगर आपकी सैलरी हो, जो मुंबई में अगर मैं बताऊँ, महाराष्ट्र में, तो मुंबई की सैलरी है अराउंड 60,000 to 80,000, ये मैक्सिमम होता है 80,000 तक, तो 60,000 या 50,000 से स्टार्ट होता है मुंबई में, तो 80,000 तक जाता है। उसके बाद ये हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, उसके बाद अगर आप चाहो तो आपका खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, तो वो अलग। तो अगर MBBS का है तो बेसिकली 60,000 to 80,000 आता है, तो थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे सैलरी का डिफरेंस देखा है। बट अगेन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि ये आपके ऊपर है, आप अपना प्रोफाइल कैसे बूस्ट करते हो, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इवन MBBS डॉक्टर से भी अगर एक्सपीरियंस हो अच्छा, तो उनसे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो सैलरी को अगर देख रहे हो तो इस फील्ड में आओ, अगर आप पैशनेट हो तो ही आओ। देखो मैं भी इस फील्ड में इसीलिए आया था कि MBBS में ज़्यादा पैसा है, मेडिकल लाइन में ज़्यादा पैसा है, सब लोग इसी के लिए आते हैं, पैशन तो बाद में डेवलप होता है। तो ये रियलिटी है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पैसे को देख के ही आते हैं यहाँ पे। तो आप अभी अपना चूज़ करो कि कैसा है। हमने आपको रियलिटी बता दी है, फिजियोथेरेपी का कितना सैलरी होता है, MBBS का कितना सैलरी होता है। ऐसा आप लोगों को कैसा लगता है कि MBBS डॉक्टर से बहुत पैसा कमाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से MBBS जैसे खत्म हुआ आप लाखों में करोड़ों में छापते हो, ऐसा लगता है। बट वो लेवल तक पहुंचने के लिए आपका उम्र जो हो जाता है 40-50 साल हो जाता है, तब तक आपकी लाइफ आधी खत्म हो चुकी होती है, इतना वो लोग कमा रहे हैं। तो ये रियलिटी है। डॉक्टर्स मतलब MBBS डॉक्टर ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में नहीं कमाते जितना आप मतलब लोग सोच रहे हैं। होम विजिट्स होता है, तो होम विजिट्स क्या होता है, मतलब आप पेशेंट्स के घर पे जाते हो या फिर क्या होता है? तो होम विजिट्स बेसिकली डिपेंड्स अगेन, कुछ पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक तक पहुंच नहीं पाते, जैसे कि स्ट्रोक पेशेंट्स या कोई कार्डियो रेस्पिरेटरी पेशेंट, जो जिनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह आया, वो आपके क्लिनिक तक ट्रैवल नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये सुविधा होती है कि फिजियोथेरेपिस्ट उनके घर पे आके उनका ट्रीटमेंट, उनका असेसमेंट जो भी है और फॉलोअप्स वगैरह करते हैं, तो उसे बेसिकली होम विजिट करते हैं एंड दे चार्ज फॉर इट। पेशेंट जो होते हैं आपको कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं? तो इट डिपेंड्स अगेन, कुछ पेशेंट्स है जो क्लिनिक को कांटेक्ट करते हैं आस्क फॉर होम विजिट डायरेक्टली, या फिर कुछ पेशेंट जो होते हैं जस्ट डायल थ्रू, कुछ क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट यूजुअली अपने नंबर्स कॉन्टैक्ट जस्ट डायल ऑनलाइन आपको सब डालना पड़ता है या दे के रखते हैं। सो ऐसे कंपनीज, कुछ एजेंसीज रहती है जो ऐसे कॉन्टैक्ट करते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड्स थ्रू अगर पता चला कि आई हैव अ फिजियोथेरेपिस्ट, ये तुम्हारे घर पे आ सकता है, तो ये कॉन्टैक्ट। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप नेटवर्किंग इन फिजियोथेरेपी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। और ये पूछना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एज अ प्रोफेशन आपको ग्रोथ दिख रहा है इंडिया में? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ नायर हॉस्पिटल में मुंबई में, तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे फिजियोस है उसमें, और मुझे लग रहा है कि ग्रोथ है इंडिया में। लोगों को अभी ये नहीं लग रहा कि बस MBBS लोग वाले ही डॉक्टर होते हैं, फिजियो वाले भी डॉक्टर होते हैं, उनको ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगले का कुछ सालों में आप देख रहे हो इस फील्ड में ग्रोथ इंडिया में? फिजियोथेरेपी में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है ऑलरेडी इंडिया में। अभी वो एक पॉइंट पे ऐसा आ गया कि सैचुरेशन में पहुंच सकता है, पहुंचा नहीं है, प्लेटो आया नहीं है, लेकिन पहुंच सकता है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है और बहुत ज़्यादा लोग अवेयर है कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट कब चाहिए, क्यों चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी अवेयर है कि उनको कब MBBS नहीं चाहिए और कब उनको चाहिए। स्मार्ट बन रहे हैं या अभी वो स्मार्ट बन चुके हैं। ये हम इंस्टाग्राम रील्स और बहुत सारे नेटवर्किंग को हम क्रेडिट दे सकते हैं इसका। सो आई थिंक सो इट हैज़ अ गुड ग्रोथ, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आज आने वाला है या आ चुका है, वो हमें देखना पड़ेगा। प्लेटो जो मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है दे आर लेस रिस्पेक्टेड
देन MBBS डॉक्टर्स, क्योंकि लोगों को लगता है MBBS जो है मेडिकल साइंसेज का किंग है और ऐसा कुछ लोगों का थॉट्स होता है, तो आपका क्या मतलब रिव्यू है इस पे? ये क्वेश्चन अगर आप मुझे 5 साल पहले पूछते तो इसका जवाब हाँ होता, लेकिन अभी वो ना है। तो मैंने जैसे बोला कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ चुका है, तो अभी आई डोंट थिंक सो कि वो लेस रिस्पेक्टेड है, इक्वली रिस्पेक्टेड ऑलमोस्ट है, लेकिन और हम बेटर कर सकते हैं एज अ कंट्री, एज अ सिटीजन और एवरीथिंग, जो भी एज अ को अगर हम कोऑर्डिनेट करें, को ऑप्ट करें, तो MBBS और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों इक्वली रिस्पेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों को अपने इंपॉर्टेंस पता है। फिजियोथेरेपिस्ट को पता है MBBS का इंपॉर्टेंट क्या है, MBBS को पता है रिहैब का इंपॉर्टेंट क्या है, तो दोनों के अपने इंपॉर्टेंस पता है। वो को रिस्पेक्ट जब आएगा ना, तो ये दोनों फील्ड एक साथ आगे जाएगी। और एट दी एंड क्या है, हमें पेशेंट सर्विस इंपॉर्टेंट है, तो वो पेशेंट को जो सर्विस रिक्वायर्ड है वो मिलना इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम कर पाए, सो आई थिंक सो वी कैन मूव अहेड। सो ये तो हो गया पार्ट फिजियोथेरेपी का। आप आई होप कि आपको सब समझ गया होगा। हम इस वीडियो का पार्ट 2 शायद से करेंगे। अभी मतलब MPT का इनका जर्नी जो इन्होंने है UK से अपना MPT किया, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी,